च 51 ट्विस्ट। तो आप सब क्या नए ट्विस्ट के लिए तैयार हैं? आप सबको लग रहा होगा अगर हमारी हीरोइन ही नहीं रही तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, तो बस जुड़े रहिए ये जानने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा। और आप कमेंट में अपने विचार भी रख सकते हैं और या आप अपने तुक्के भी लगा सकते हैं और कमेंट और लाइक के जरिए बताना ना भूले आपको कहानी कैसी लग रही है। च 52 अनामिका की अंतिम यात्रा पार्ट 2। वही ये सुनकर तो जितेंद्र का खून खोल जाता है, इसलिए वो अनामिका को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। लेकिन विक्रम उसे बीच में रोक लेता है और उसे समझाते हुए बोलता है, आपको अपने गुस्से पर काबू रखने की जरूरत है, अभी हमें इसका सब कुछ मिला नहीं है। वही जितेंद्र विक्रम को धक्का दे देता है। वही ये महसूस करके विक्रम को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे गुस्से से देखने लगता है। वही इन सब में सबका ध्यान अनामिका से हट जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर अनामिका अपने शूज में से एक शार्प नाइफ निकलती है और अपनी रस्सी काटने लगती है। अब आगे और अनामिका कामयाब भी हो जाती है, लेकिन वो अभी भी बंधे रहने का नाटक करती रहती है। वही जितेंद्र और विक्रांत की बहस में ईवा बीच में उन्हें रोकते हुए बोलती है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आदित्य को अब तक पता चल गया होगा और उसे इस लड़की को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को भी लगा दिया होगा। हमें जल्दी करना चाहिए, तुम जल्दी से उन पेपर्स पर इसके साइन में इसे अपने हाथों से मौत दूंगी। वही साशा तो उनका प्लान सुनकर हैरान थी। उसकी हैरानी और तब बढ़ गई जब उसे विक्रांत की आगे की बात सुनी। वही विक्रांत को ईवा की बात पसंद नहीं आई थी। वो तुरंत उसे बीच में रोकते हुए बोलता है, ईवा तुम हमारी डील भूल रही हो, अनामिका को तुम्हें मुझे सौंपना है और आदित्य तुम्हारा बस। अगर इसे कुछ भी हुआ तो मुझे तुम्हारे खिलाफ जाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वही साशा को तो हैरानी हो रही थी। उसे तो सिर्फ इतना पता था कि वो लोग अनामिका की प्रॉपर्टी लेकर उसे डरा धमकाकर छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ उसका बॉयफ्रेंड दूसरी लड़की को अपने पास रखने की बात कर रहा है। वही ईवा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे वो खुद को संभालती है। वही जितेंद्र कुछ पेपर्स निकालकर अनामिका के सामने रखी टेबल पर रख देता है और अनामिका को देखते हुए बोलता है, पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं, बस इसके अलावा कि तुम जैसलमेर की उत्तराधिकारी हो और मुझे वो चाहिए, तो बिना नाटक करे चुपचाप इस पर साइन करो और कोई चालाकी नहीं, मैं साइन करने के लिए तुम्हारे हाथ खोल रहा हूँ। ये बोल वो अभी अनामिका की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी उस कमरे का गेट एक धड़ाम की आवाज के साथ खुलता है। वही इस आवाज की वजह से सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है, लेकिन वो लोग जैसे ही वहां खड़े आदित्य को देखते हैं तो उनकी जान ही हलक में आ गई थी, क्योंकि उन्हें आदित्य में अपनी मौत नजर आ रही थी। क्योंकि इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था, उसकी आंखें लाल थी। अभी वो लोग कुछ सोचते उससे पहले ही वहां एक गन शॉट की आवाज आती है। जब सब देखते हैं कि ये आवाज कहां से आई तो अब तो उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वहां अनामिका अपने हाथ में गन लिए खड़ी थी और उसने जितेंद्र को शूट किया था, वो भी दिल वाली जगह पर। वही अनामिका अपनी चेयर पर से उठती है और जितेंद्र के पास जाकर बैठ जाती है और उसे देखते हुए बोलती है, अरे फूफाजी आपको तो लग गई, दर्द हो रहा होगा ना आपको, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको आज हर दर्द से आजाद कर दूंगी। जैसे मैंने आपके बेटे को मरवाया था, पता है उसको मेरे जंगली कुत्तों ने नोच नोच कर खाया था। वही अनामिका का ये रूप देखकर तो वहां खड़ा हर इंसान हैरान था, क्योंकि अनामिका की ये साइड किसी ने नहीं देखी थी। यहाँ तक ही आदित्य के साथ आए हुए करण, नितिन, मानस, कार्तिक, समर और सितारा भी हैरानी थे। वही जितेंद्र जी उसकी बात सुनकर हैरान थे। वो हकलाते हुए बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तूने तूने मारा मेरे बेटे को। वही अनामिका बोलती है, देखना है कैसे मारा, सॉरी लेकिन अब तुम नहीं देख पाओगे, लेकिन ऊपर नर्क में जाकर तुम अपने बेटे से ये जरूर पूछ सकते हो। इसके साथ अनामिका जितेंद्र को शूट कर देती है और वो वही मर जाता है। वही फिर अनामिका साशा की तरफ मुड़ती है और बोलती है, और तुम्हारी तो मैं क्या ही तारीफ करूं, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, तुम्हें पता है तुम्हारी सच्चाई मुझे तुम्हारी दोस्त नताशा ने बताई। वही ये सुनकर तो साशा का दिमाग सुन पड़ जाता है। वो खुद से सोचती है, क्या नताशा मेरा सच जानती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तभी वहां राहुल, वेद, सिया नताशा के साथ आ जाते हैं। वही अनामिका जान गई थी कि वो लोग आ गए हैं, इसलिए वो बिना उनकी तरफ मुड़े बोलती है, नताशा क्या सजा दूं मैं तुम्हारे गुनाहगार को। वही नताशा को देखते ही साशा को एक उम्मीद मिलती है और वो रोते हुए बोलती है, अच्छा हुआ तू नताशा यहाँ आ गई, तू मुझे यहाँ बचने आई है, नाले चल मुझे यहाँ से, वरना ये मुझे मर देंगे।
तभी नताशा बिना किसी एक्सप्रेशन के अनामिका से बोलती है, मुझे खुशी होगी अगर आप इसकी जान ले लेगी तो इसकी वजह से मेरी लाइफ पहले ही बहुत बर्बाद हो गई है और हो जाती अगर उस दिन वॉशरूम में मैं उसकी बात नहीं सुनती तो। वही ये सुनकर साशा को एक और झटका लगता है, तभी अनामिका बिना किसी सेकंड थॉट के साशा को शूट कर देती है। अब बारी थी विक्रांत, जिसे राहुल और वेद ने पकड़ा हुआ था क्योंकि वो यहाँ से भागने वाला था जब उसे अनामिका का ध्यान साशा की तरफ देखा था। वही अनामिका उसे देख टेढ़ी मुस्कुन करती है और बोलती है, मुझे कभी कहीं सही में शक होता है, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है यार, कोई प्लान ही बनाना था तो कोई ढंग का बना लेते। तुम्हें सही में लगा कि मेरा आदित्य ऐसे ही किसी के भी प्यार में गिर जाएगा? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, तुमने मेरे साथ नहीं मेरे पति के बारे में बुरा सोचा, इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही है। इसके साथ विक्रांत का पत्ता भी कट जाता है। अब बारी आती है ईवा की, लेकिन इस वक्त ईवा की आंखों में डर नहीं था, बस अनामिका को मार डालने की इच्छा थी। वही उसे ऐसे देखकर अनामिका डेविल स्माइल के साथ बोलती है, तुम्हारी तो जान मैं बहुत पहले ही ले लेना चाहती थी जब मैंने तुम्हारी नज़र अपने पति के ऊपर महसूस करी थी। वही पति शब्द सुनते ही ईवा के हाथ की मुठ्ठियां बन जाती है। वही उसे ऐसे देखकर अनामिका के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ जाती है और वो वापस से अपनी पॉकेट से वो नाइफ निकालती है और बड़े आराम से चलकर ईवा के सामने खड़ी हो जाती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, गुड बाय फॉरएवर, और हाँ, ऊपर से मुझे और आदित्य को साथ में और खुश जरूर देखना। वही अनामिका की एक एक बात ईवा के गुस्से को बढ़ाने का काम कर रही थी। वही उसकी आखिरी बात सुनकर तो उससे रहा ही नहीं जाता है और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलती है, मेरे रहते हुए तुम कभी खुश नहीं रह सकती हो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वही ये बोल वो अनामिका पर हमला करने ही वाली थी कि तभी अनामिका उसे चाकू मार देती है और ईवा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वही अनामिका इस चाकू को ट्विस्ट करते हुए बोलती है, बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझसे उलझती तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मेरे पति को मुझसे अलग करने की कोशिश करी, मेरे पति पर डोरे डालने की कोशिश करी, तो उसका भुगतान तो तुम्हें करना ही होगा। वही अनामिका इसके साथ ईवा को धक्का दे देती है जिससे ईवा सीधे जमीन पर गिर जाती है और अपनी आखिर सांस ले रही थी। तभी आदित्य आगे आता है और उसे गले लगाते हुए बोलता है, अब खुश हो तुमने अपना बदला ले ही लिया फाइनली। वही इस वक्त अनामिका के चेहरे पर मुस्कान थी, वो आदित्य की बात पर अपना सर बच्चों जैसे हमें हिलाने लगती है। वही उसकी ऐसी क्यूट हरकत पर वहां खड़ा हर कोई मुस्कुराने लगता है। वही कार्तिक ये देखते हुए बोलता है, वाह, क्या ये हमारी गुड़िया ही है, कहीं इसे कोई बीमारी तो नहीं हो गई है? पहले ये किसी खूंखार शेरनी की तरफ सबको मार रही थी और अब खरगोश की तरह बिहाव कर रही है। वही उसकी बात सुनकर अनामिका उसे गुस्से में घूरती है और बोलती है, भाई। वही कार्तिक तुरंत चुप हो जाता है और अपने हाथ खुद का मुंह बंद करने का इशारा करता है। वही हमारे करण तो जब से सिया आई थी तब से ही उससे ताड़ने में बिजी थे, उसे देखकर तो उनके दिल दिमाग हर जगह बस एक ही गाना चल रहा था, देखा तेनू पहली पहली बार वे होने लगा दिल बेकरार, वे हाय मेनू की हो गया। करण को तो आसपास किसी चीज से मतलब ही नहीं था। वही मानस तो घूर कर राहुल, वेद और सिया को ही घूर रहा था और ये बात वो तीनों भी महसूस कर रहे थे, इसलिए वो अनामिका के पीछे खड़े थे उनसे बचने के लिए। वही मानस उन्हें घूरते हुए बोलता है, तो ऐसा दिखता है न्यूयॉर्क क्यों, तुम तीनों वही थे ना? वही अनामिका मानस को बीच में रोकते हुए बोलती है, भाई प्लीज, मैंने ही तीनों को बुलाया था, मुझे किसी की मदद की जरूरत है और आप सब पर इनकी नजर हमेशा बनी हुई थी। वही मानस उसे घूरते हुए बोलता है, गुड़िया तुम तो कुछ ना ही बोलो तो वही अच्छा है, तुमने तो सबक हॉटफेल करने का पूरा इंतजाम किया हुआ था। वही वो लोग एक दूसरे से लगे हुए थे लेकिन उनका ध्यान ईवा कर नहीं गया था जो नफरत ने अनामिका को ही देख रही थी। वो खुद से बोलती है, नहीं अनामिका नहीं, अगर आदित्य मेरा नहीं तो वो तुम्हारा भी नहीं हो सकता है। तभी उसका ध्यान वही पड़ी हुई गन पर जाता है जो अनामिका की थी। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ जाती है और फाइनली जैसे ही उसके हाथ में गन आती है उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ जाती है। वो तुरंत खुद को संभालते हुए उठती है और गन अनामिका की तरफ पॉइंट कर देती है। वही अनामिका तो उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी इसलिए उसे पता नहीं चला, लेकिन आदित्य ने ये देख लिया था। वो तुरंत जोर से चिल्लाता है अनामिका और सीधे अनामिका के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी वहां गोली चलने की आवाज आती है।
वही ये सुनकर सब घबरा गए थे और सब आदित्य को देखते हैं जो शांत खड़ा था। तभी उनका ध्यान आदित्य के आगे खड़ी नताशा पर जाता है जिससे गोली लगी थी और इसी के साथ वो जमीन में गिर जाती है, लेकिन गिरते वक्त उसकी आंखें आदित्य के ऊपर थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान। वही ईवा जब अपना निशाना चूकते हुए देखती है तो तुरंत गन से फायर करने ही वाली थी कि तभी करण अपनी गन निकालकर ईवा को तुरंत शूट कर देता है। इसके साथ ईवा की मौत हो जाती है और करण नताशा को देखता है तो नताशा भी मर गई थी। 2 साल बाद रात का वक्त आदित्य का कमरा जहां अभी शांति थी कि तभी कमरे में किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है जिससे सबसे पहले आदित्य की नींद खुलती है और वो अपने पास सो रही प्रिंसेस को देखता है जो उसकी जिंदगी थी। वो तुरंत उसे गोद में उठा लेता है और उसे चुप कराने के लिए रूम में टहलने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी प्रिंसेस सो जाती है जिसे देखकर आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अपनी प्रिंसेस के फोरहेड पर किस करता है और वापस से बेड पर पहले आराम से अपनी प्रिंसेस को लेटाता है। फिर वो साइड में देखता है जहां उसकी जिंदगी उसका बेटा दक्ष जो अब बड़ा हो गया था वो उसकी जान के गले लगे हुए आराम से सो रहा था जैसे उसका सुकून हो। वही आदित्य दोनों के फोरहेड पर किस करता है और वापस से सो जाता है। वही आज सुबह सिन्हा मैंशन में चारों तरह हलचल थी क्योंकि आज उनकी प्रिंसेस का नामकरण जो था। वही स्वती जी, एयर नरेश जी सारी तैयारी देख रहे थे और कांति दादी, दक्ष और नितिन हॉल में बैठे हुए थे। तभी वहां सहगल फैमिली और सूर्यवंशी फैमिली भी आ जाती है। इन 100 सालों में बहुत कुछ बदल गया था जहां सुरेश जी और आराध्या जो को अनामिका का उनकी बेटी होने के बारे में पता चलना और पूरे 1 साल बाद अनामिका का उनको एक्सेप्ट करना। वहीं मानस और कार्तिक ने लव मैरिज कर ली थी और मानस का एक 6 महीने का बेटा भी था और समर की भी एंगेजमेंट हो गई थी। और श्लोक को भी उसकी बहन की करतूत के बारे में पता चल गया था जिससे वो बहुत शर्मिंदा था। उसे तो आदित्य से मिलना ही बंद कर दिया था, लेकिन आदित्य ने जैसे तैसे उसे संभाला और श्लोक की लाइफ में भी मिष्टी थी लेकिन उसके साथ साथ उसका साला औश भी, और वो दोनों मिष्टी को परेशान कर देते थे। वही सिया और करण ने भी शादी कर ली थी। वही सभी हॉल में और उनकी प्रिंसेस के आने का इंतजार कर रहे थे। वो सब प्रिंसेस से बहुत प्यार करते थे क्योंकि उन सबको एक करने वाली वही थी और जैसलमेर को अब आराध्या जी सुरेश जी के साथ संभालती थी और सुनिधि जेल में है। वो लोग सब बात कर ही रहे थे कि तभी दक्ष का ध्यान सीढ़ियों पर जाता है जहां उसे आदित्य और अनामिका नीचे आते हुए नजर आते हैं और उसकी लिटिल सिस्टर उसके डैड के गोद में थी। थोड़ी देर बाद वो लोग पूजा में बैठ जाते हैं और पूजा जैसी ही कंप्लीट होती है तो अब बारी थी नामकरण की। तो आदित्य अपनी बेटी का नाम आयशा रखता है, आयशा आदित्य सिन्हा। वही ये नाम सुनते ही अनामिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है लेकिन जैसे तैसे वो खुद को संभालती है। फिर सब हॉल में और बातों में बिजी थे। वही अनामिका ये देखकर बहुत खुश थी। उसके पसंद सारे रिश्ते थे और पूरा परिवार और बहुत प्यार करने वाला पति जिसके लिए अनामिका बहुत हद तक पोसेसिव थी। वही आदित्य और दक्ष उनकी प्रिंसेस के साथ खेल रहे थे और बड़े अपनी बातों में लगे हुए थे। वही अनामिका एक मुस्कान के आदित्य की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही वो के करीब पहुंचती है तो सब रुक जाता है। ये देख अनामिका हैरान हो जाती है, उसे समझ नहीं आता है हो क्या रहा था। तभी उसका ध्यान ऊपर हवा में लिखे हुए शब्दों पर जाता है, हैप्पी एंडिंग। यही लिखा हुआ था वहां और धीरे धीरे सब गायब हो रहा था। वही ये सब देख अनामिका पैनिक करने लगती है। वो तुरंत आदित्य और अपने बच्चों के पास जाना चाहती थी लेकिन वो हिल ही नहीं पाती है और उसके साथ सब गायब हो जाता है। वही दूसरी तरफ एक लड़की हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी और चारों तरफ शांति थी कि तभी मशीन से बीप की आवाज आने लगती है। च 53 नई कहानी नए किरदार के साथ। वही दूसरी तरफ एक लड़की हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी और चारों तरफ शांति थी कि तभी मशीन से बीप की आवाज आने लगती है और इसके साथ उस लड़की की आंख खुल जाती है और वो अपने आसपास ध्यान से देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था यहाँ हो क्या रहा है और वो हॉस्पिटल में क्या कर रही है। धीरे धीरे वो उठने की कोशिश करती है तो उसे अपने शरीर में दर्द महसूस होता है और उसकी हाथ में सलाइन लगी हुई थी, लेकिन वो लड़की अपने आप को हॉस्पिटल में देखकर पैनिक कर रही थी, इसलिए वो बिना ज्यादा सोचे तुरंत बैठ जाती है और वो अपनी नजरें आसपास ही दौड़ा रही थी। फिर वो हिम्मत करके उठती है लेकिन उसके पैर साथ ही नहीं दे रहे थे, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तभी उसका ध्यान बेड के पास रखी व्हीलचेयर पर जाता है। वो उसे अपने तरफ खींचकर बैठ जाती है, फिर खुद हिम्मत करके वहां बने गेट की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वो गेट खोलती है तो देखती है कि ये वॉशरूम है।
वही वो लड़की वॉशरूम में जाती है और गेट बंद करके जैसे ही पलटती है तो उसके सामने मिरर था, और वो लड़की जैसे ही अपना चेहरा देखती है तो वो हैरान हो जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अपने चेहरे को देखते हुए नम आंखों से बोलती है, ये क्या है, और मैं तो अनामिका की बॉडी में थी ना, फिर मैं वापस कैसे आ गई? नहीं, मुझे वापस से अपने आदि दक्ष मेरी प्रिंसेस भाई सब के पास जाना है। बड़ी मुश्किल से मुझे मेरी खुशियां मिली थी, लेकिन नहीं, सब बर्बाद हो गया। इसके साथ वो फुट फुट कर रोने लगती है और बार बार बोल रही थी, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे वापस से अपने परिवार के पास जाना है। वही इसके साथ उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो नफरत से बोलती है, नफरत है मुझे भगवान से, पहले मैं जैसे तैसे जी रही थी, लेकिन नहीं, अपने मुझे एक परिवार दिया, उसका प्यार दिया, और जब सब ठीक था मुझे मेरा प्यार आदि मिल गया था, लेकिन आपसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, तभी तो मुझे वापस से अनाथ बना दिया। अब मैं अनामिका नहीं आयशा, आज से बल्कि अभी से आपको त्यागती हूँ। जी, ये कोई और नहीं अनामिका ही है। अरे अनामिका नहीं, अनामिक की बॉडी में रहने वाली आयशा थी। आयशा एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। उसका बचपन कुछ ज्यादा खास नहीं गया था, उसे हर जगह बुली किया जाता था, जैसे तैसे करके वो 18 साल की हुई उसके बाद उन्हें अनाथ से जाना पड़ा, क्योंकि वहां 18 साल के बाद बच्चों को जिंदगी का अनुभव करने के लिए वहां से निकाल दिया जाता था। वहां से निकलने के बाद आयशा के कैफे में दिन में जॉब करती थी और रात में कॉल सेंटर में। उसके पास खुद के लिए भी टाइम नहीं था, जैसे तैसे करके उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर एक कंपनी में जॉब करने लगी, लेकिन वो ज्यादातर किसी से बात नहीं करती थी, खुद में ही रहने वाली लड़की थी, इसलिए उसके कोई दोस्त नहीं थे। बहुत बार उसे बुरा लगता है, कभी कभी तो उसे खुद के होने पर भी अफसोस होता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, उसकी जिंदगी बस वो काट रही थी। ऐसे ही एक दिन वो ऑफिस ऑटो से जा ही रही थी कि तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और वो नोवेल में पहुंच गई अनामिका के शरीर में। वही वॉशरूम में रोते रोते ही उससे अपना सर भारी लगता है, फिर वो बेहोश हो जाती है। तभी वहां नज आती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर खाली बेड पर गई तो वो हैरान हो जाती है और वो हड़बड़ाकर आयशा को ढूंढने लगती है। तभी उसे आयशा वॉशरूम में फ्लो पर बेहोश लेटी हुई मिली। वो तुरंत वार्ड बॉय और डॉक्टर को इन्फॉर्म करने गई। वो लोग तुरंत आए और आयशा को आराम से बेड में लिटाया, और डॉक्टर्स आयशा को चेक करते हैं तो हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है, मैंने तो कभी इनकी जगने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। तभी आयशा की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है, जैसे ही वो थोड़ी स्टेबल होती है और उसे समझ में आता है वो कहाँ है, तो उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रही है, लेकिन उसका ये भ्रम तब टूटता है जब उसके कान में डॉक्टर की आवाज पड़ती है। वही वो मेल डॉक्टर जब आयशा को होश आते देखते हैं तो वो शांति से आयशा से पूछते हैं, मिस अब आपको ठीक तो लग रहा है ना, आपको कहीं पेन हो रहा है, आप आराम से बता सकती हो? वही आयशा बिना किसी एक्सप्रेशन के शांति से ना में अपना सर हिला देती है, जैसे उससे मतलब ही नहीं है अपनी चोटों से। तभी डॉक्टर वापस से उससे बोलते हैं, ठीक है, अभी आपको एक वीक हॉस्पिटल में रेस्ट करना होगा और आपको अपने पैर पर ज्यादा जोर नहीं देना है, अब आप आराम करो। ये बोल वो एक नजर आयशा को देखते हैं जो किसी जिंदा लाश से ज्यादा नहीं दिख रही थी। उन्हें उसकी आंखें खाली लग रही थी, जैसे उसके पास अपनी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहा। लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, क्योंकि उसे अभी आराम की जरूरत थी। वही वो नर्स को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर वहां से चले जाते हैं। वही उनके जाने के बाद नर्स आयशा के लिए खाना लेने चली जाती है। वही आयशा के आंखों के सामने तो उसकी अनामिका वाली जिंदगी चल रही थी, उसकी खुशी के पल, उसका प्यार, उसका पति, उसके दोनों बच्चे, परिवार वाले। बार बार उसके दिमाग में यही आ रहा था कि उसके परिवार का क्या हुआ। तभी उसे वहां लिखा हुआ याद आता है, हैप्पी एंडिंग। वही इसके साथ उसकी आंखों के कोनों से आंसू की बूंद बह जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं, लेकिन इस बीच आयशा ने कुछ नहीं बोला था, बस वो हाँ या ना में जवाब देती थी। डॉक्टर नर्स ने बहुत कोशिश करी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर उसकी कंडीशन देख समझ रहे थे कि आयशा डिप्रेशन में जा रही है, इसलिए वो कुछ दिनों से उसे नर्स के साथ गार्डन में वॉक के लिए भेज देते थे, ताकि वो और लोगों से मिले और बात करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। आज भी ऐसा ही एक दिन था, जहां आयशा गार्डन में शांति से बैठी हुई थी और सामने बस आसमान को देख रही थी। उसके आसपास क्या हो रहा है इससे उसे मतलब ही नहीं था।
वही तभी उसी हॉस्पिटल के बाहर एक एम्बुलेंस आकर रुकी और उसके साथ बहुत सारी कार्स जिसमें बॉडीगार्ड थे। उन्होंने तुरंत वहां का बहुत सारा एरिया खाली करा दिया था, लेकिन अभी भी उस हॉस्पिटल में पेशेंट, उनकी फैमिली और हॉस्पिटल स्टाफ मौजूद था। वही कुछ बॉडीगार्ड ने तुरंत एम्बुलेंस को कवर कर लिया था। एयर एम्बुलेंस का गेट खुलता है और उसमें से स्ट्रेचर पर एक बुजुर्ग आदमी को लेकर दो लड़के बाहर निकलते हैं। उन तीनों के चेहरे पर अलग ही चमक और रोब दिख रहा था, जो ये बताने के लिए काफी कि वो लोगों किसी बहुत बड़े परिवार से है। वही तुरंत उन बुजुर्ग को अंदर ले जाया जाता है और उनके साथ वो दोनों लड़के भी अंदर चले जाते हैं। वही पीछे कार्स में से भी कुछ लोग बाहर निकलते हैं, वो सब भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। पेशेंट को तुरंत ही ओटी में भेज दिया था और सब उनके वार्ड के बाहर खड़े थे। तभी वहां एक नर्स आती है और इन्फॉर्म करती है, सर एक्चुअली आपको फॉर्म फिल करना होगा और फीस भी पे करनी होगी। वो नर्स ये सब थोड़ा डरते हुए बोल रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये इंडिया की पावरफुल फैमिली में से एक सिंघानिया फैमिली में से है और सब जानते थे कि उस घर के दोनों बच्चे कितने खतरनाक हैं। वही उस नर्स की बात सुनकर वहां खड़ा एक आदमी जिसकी उम्र करीब 50 के आसपास की होगी, वो अभी जाने ही वाले थे कि तभी दोनों लड़कों में से एक लड़का शांति से बोलता है, डैड आप यही रहिए दादी के पास, हम फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके आते हैं। वही ये बोल वो लड़का रिसेप्शन की तरफ बढ़ जाता है और उसके साथ दूसरा लड़का भी। दोनों दिखने में किसी हीरो से कम नहीं थे और हॉस्पिटल में मौजूद सारी लड़कियां तो उन्हें ताड़ ही रही थी, लेकिन उन दोनों के आसपास मौजूद भयानक ऑरा की वजह से किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी उनसे बात करने की। दोनों किसी डेविल से कम नहीं है, बस इनकी सॉफ्ट साइड अपनी फैमिली के लिए है। वो दोनों रिसेप्शन पर फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रहे थे। वही आयशा को भी उसकी नस पकड़कर अंदर आ रही थी। आयशा को कुछ होश ही नहीं था और वही नस का पूरा ध्यान आयशा पर ही था, इसलिए उन्हें सामने से आते हुए वो दोनों ही नहीं दिखे जो फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके वापस से औरती की तरफ जा रहे थे। उनके ध्यान भी सामने नहीं, अपनी बातों पर ही था, इसलिए वो दोनों आयशा से टकरा जाते हैं। वही ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि किसी को समझ में ही नहीं आता है। वही आयशा गिरने ही वाली थे तभी वो दोनों आयशा का एक एक हाथ पकड़कर थाम लेते हैं। वही उस नर्स की हालत तो खराब थी दोनों डेविल सिंघानिया को सामने देखकर। वही वो दोनों इंसान भी हैरान थे, उन्होंने पहली बार किसी लड़की को खुद से टकराने पर बचाया था, वरना उन्हें तो कभी फर्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन पता नहीं क्यों दोनों को सामने खड़ी लड़की से एक अलग ही अटैचमेंट फील हो रहा था। वही आयशा इन सब से थोड़ा तो हैरान थी, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिए था और वापस से खुद को इमोशनल लेस बना लिया था। वो दोनों का हाथ झटकना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाए। तभी वो अपना चेहरा उठाकर सामने देखती है, लेकिन जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा सामने खड़े इंसान से। वो ऊपर से तो यही दिखा रही थी लेकिन अंदर से उसे हलचल महसूस हो रही थी। वही वो दोनों लड़के तो शॉक हो गए थे आयशा के चेहरा देखकर, जैसे किसी भूत को देख लिया हो। वही उस नर्स को डर लग रहा था आयशा के लिए, क्योंकि वो जानती थी कि दोनों डेविल को पसंद नहीं कि कोई लड़की उनके करीब आए और इतने वक्त आयशा के साथ रहकर उसे आयशा के साथ अटैचमेंट हो गई थी। भले ही आयशा कुछ नहीं बोलती थी लेकिन वो खुद ही आयशा से बात करती थी और वो जानती थी कि आयशा की कंडीशन अभी स्टेबल नहीं है, इसलिए वो हिम्मत करके आगे आती है और आयशा को पकड़ लेती है। वही नस के ऐसा करने से दोनों भाई होश में आते हैं और दोनों आयशा को छोड़ देते हैं, लेकिन वो एक टक अभी भी आयशा को ही देख रहे थे जैसे कुछ कंफर्म करना चाहते हो। लेकिन आयशा का कुछ ना रिएक्ट करना उन्हें कहीं खल रहा था। वही वो नर्स डरते हुए बोलती है, सॉरी सर मेरा ध्यान नहीं था सामने, मेरा ध्यान पूरा मैडम पर था, हमारी कोई गलती नहीं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। वही अब जाकर वो दोनों एक नजर नस को देखते फिर एक साथ ठीक है बोलते हैं। वही नस ये कर तुरंत वहां से आयशा को लेकर निकल जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि डेविल का मूड चेंज हो और वो उन्हें कोई पनिशमेंट दे। वही उनके जाने के बाद दोनों को होश आता है और दूसरा लड़का पहले होश में आता है और पहले इंसान से बोलते हैं, भाई क्या ये वही थी? उसका चेहरा क्या फिर ये हमारे दुश्मन की कोई चाल है? लेकिन उसके बारे में तो किसी को नहीं पता है। लेकिन पहले वाले लड़के के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो दूसरे लड़के की बातों को कॉम्प्लीटली इग्नोर कर उस तरफ बढ़ जाता है जहां नज़ आयशा को लेकर गई थी। वही दूसरा लड़का समझ नहीं पता है उसका भाई करना क्या चाहता है, वो भी उसके पीछे चला जाता है। तभी वो एक रूम में उन्हें जाते देखते हैं। वही उनके जाने के बाद दूसरा लड़का बोलता है, भाई आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ?
लेकिन पहला लड़का उसे कंप्लीट इग्नोर कर देता है और ध्यान से गेट को देखता है। वही वो नज़ आयशा को मेडिसिन देखकर जब देखती है कि आयशा सो गई है तो वो उसके रूम से बाहर निकलती है तो उसके पैर सामने खड़े डेविल ब्रदर को देखकर रुक जाते हैं। उसे समझ में नहीं आता है उनका ऐसा करना। उसे लगता है कि उनका रास्ता रोकने की वजह से ये लोग अभी भी यही है। वही ये सोचकर वो डर जाती है और हाथ जोड़कर बोलती है, सर प्लीज माफ कर दीजिए, हमसे उस वक्त गलती हो गई थी। वही वो अभी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही पहला वाला लड़का उसे रोकते हुए बोलता है, इस पेशेंट के डॉक्टर के पास हमें ले चलो अभी के अभी। वही नर्स तो हैरान हो जाती है, उन्हें समझ नहीं आता है ये दोनों करना क्या चाहते हैं। उससे यही लग रहा था कि इनमें से किसी एक को उससे प्यार हो गया है, क्योंकि आयशा भी दिखने में किसी परी से कम नहीं लगती थी। वही उसे ऐसे खुद की सोच में खोया हुआ देखकर पहले वाले लड़के का पेशेंस अब जवाब दे रहा था। वो पूरी तेज आवाज में बोलता है, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, तभी तुम हमारी अभिमान सिंघानिया की बात को टाल रही हो। वही ये सुनकर तो नस का खून ही सूख गया था। जैसे वो तुरंत बोलती है, नहीं सर चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। वही ये बोल वो नर्स दोनों भाइयों को डॉक्टर के केबिन में ले जाती है। वही डॉक्टर इस वक्त अपने केबिन में ही थे। जैसे ही उन्होंने डेविल ब्रदर को देखा तो उनकी हालत खराब होने लगी, क्योंकि दोनों किसी की जान लेने से पहले एक बार नहीं सोचते हैं। वही नर्स डॉक्टर से बोलती है, सर ये रूम नंबर 305 के पेशेंट के बारे में जानना चाहते हैं। वही ये सुनकर डॉक्टर पहले तो हैरान हो जाता है, लेकिन फिर खुद को संभाल कर नर्स को वहां से भेजता है और सामने बैठे दोनों लोगों से पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ आपका पेशेंट के साथ क्या रिश्ता है। वही ये बात सुनकर दूसरा लड़का गुस्से में बोलता है, तुम्हें इतनी इजाजत नहीं है कि तुम अभिमान सिंघानिया और आयुष्मान सिंघानिया से सवाल कर सको। सवाल हमारे होंगे, जवाब तुम्हारे। वही आयुष्मान सिंघानिया की धमकी सुनकर तो अब डॉक्टर की हालत ही टाइट हो गई थी। 54 वही ये बोल वो नर्स दोनों भाइयों को डॉक्टर के केबिन में ले जाती है। वही डॉक्टर इस वक्त अपने केबिन में ही थे। जैसे ही उन्होंने डेविल ब्रदर को देखा तो उनकी हालत खराब होने लगी, क्योंकि दोनों किसी की जान लेने से पहले एक बार नहीं सोचते हैं। वही नर्स डॉक्टर से बोलती है, सर ये रूम नंबर 305 के पेशेंट के बारे में जानना चाहते हैं। वही ये सुनकर डॉक्टर पहले तो हैरान हो जाता है, लेकिन फिर खुद को संभाल कर नर्स को वहां से भेजता है और सामने बैठे दोनों लोगों से पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ आपका पेशेंट के साथ क्या रिश्ता है। वही ये बात सुनकर दूसरा लड़का गुस्से में बोलता है, तुम्हें इतनी इजाजत नहीं है कि तुम अभिमान सिंघानिया और आयुष्मान सिंघानिया से सवाल कर सको। सवाल हमारे होंगे, जवाब तुम्हारे। वही आयुष्मान सिंघानिया की धमकी सुनकर तो अब डॉक्टर की हालत ही टाइट हो गई थी। अब आगे वही अभिमान डॉक्टर से पूछता है, मुझे उस पेशेंट के बारे में सब जानना है, वो कब यहाँ एडमिट हुई थी और उसकी कंडीशन कैसी है। वही डॉक्टर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनकी बात टाल सके, इसलिए वो सब सच सच बता देता है कि आयशा यहाँ 3 महीने से कोमा में थी और उसकी कंडीशन के बारे में भी। तभी अभिमान उसे कुछ करने को बोलता है, जिसे सुन डॉक्टर और आयुष्मान दोनों हैरान हो गए थे, लेकिन आयुष्मान ने खुद को जल्दी ही संभाल लिया था। वही डॉक्टर से बात करने के बाद दोनों वहां से बाहर आते हैं और बाहर आते ही आयुष्मान से रहा ही नहीं जाता है, इसलिए वो उनसे पूछ ही लेता है, भाई क्या ये सब ठीक है। वही अभिमान बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलता है, सच जानने के लिए ये जरूरी है, अभी हमें चलना चाहिए, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। वही वो दोनों वहां से सिंघानिया फैमिली के पास आ जाते हैं। वीरेंद्र सिंघानिया मुखिया और घर में सबसे बड़े के आर्मी में थे। बाद में रिटायरमेंट लेकर इन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी। शांति सिंघानिया वीरेंद्र जी की पत्नी। इनके 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़ा बेटा माधव सिंघानिया और इनकी पत्नी सुलोचना, इनका 1 बेटा है अभिमान सिंघानिया। छोटा बेटा राघव सिंघानिया और इनकी पत्नी भावना, इनके 2 बच्चे हैं, 1 लड़का 1 लड़की। लड़के का नाम आयुष्मान सिंघानिया। इनकी बेटी के बारे में हमें आगे कहानी में पता चलेगा। और इनकी बेटी रीना रस्तोगी, इनके पति भी बिजनेसमैन है, लेकिन सिंघानिया फैमिली जितना नहीं। इनकी 1 बेटी है ख्याति, जो घर में सबसे छोटी है। योजक चिन्ह अल्पविराम। आगे की कहानी में अभिमान और आयुष्मान अभी वहां पहुंचे ही थे कि तभी माधव जी दोनों से पूछते हैं, तुम दोनों को इतना टाइम कहाँ लग गया। वही दोनों अभी कुछ जवाब दे पाते उससे पहले ही औरती का गेट खुला और डॉक्टर बाहर आते हैं।
सब तुरंत उसने सवाल करने लगते हैं, कोई डॉक्टर को कुछ बोलने ही नहीं दे रहा था। कब सबने देखा कि डॉक्टर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो सब अपनी गलती समझकर शांत हो जाते हैं। वही डॉक्टर उनकी कंडीशन समझ रहा था, इसलिए वो सबको शांत करते हुए बोलता है, फिलहाल तो कोई सीरियस बात नहीं है, लेकिन अब आपको उनका ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और हाँ, उनकी डाइट अगली बार से बाप शूट नहीं होना चाहिए, वरना फिर कुछ भो हो सकता है। वही राघव जी डॉक्टर से पूछते हैं, क्या हम पापा से मिल सकते हैं? तो डॉक्टर बोलता है, एक बार पेशेंट को होश आ जाए उसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं। ये बोल वो वहां से चले गए। वही थोड़ी देर बाद वीरेंद्र जी को होश आ गया था और सब उनके कमरे में अभी उनका हाल चाल पूछ ही रहे थे कि तभी अभिमान का फोन बजता है। वो तुरंत सबको एक्सक्यूज करके रूम से बाहर निकल जाता है। वही आयुष्मान समझ जाता है कि बात क्या हुई होगी, इसलिए वो भी एक्सक्यूज देकर वहां से निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो देखता है उसका भाई फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो उसके पास जा ही रहा था कि तभी उसके कान ने अभिमान की आवाज पड़ती है, जो बोल रहा था, क्या आप सूर है कि रैप से एकदम सही है? थोड़ी देर बात करने के बाद अभिमान फोन अपनी पॉकेट में रख देता है। वही आयुष्मान से तो वेट ही नहीं हो रहा था। वैसे उसको रिजल्ट तो पहले से ही पता था, बस उसके भाई का कंफर्म करना बाकी था। वो अपने भाई को उम्मीद से देख रहा था। वही इसकी बात समझते हुए अभिमान आयुष्मान को देखते हुए बोलता है, रैप्स पॉजिटिव है। वही बस ये सुनना ही था कि वो अपने भाई के गले लग जाता है और खुश होते हुए बोलता है, भाई आज मैं बहुत खुश हूँ, हमें वो मिल गई, चलिए ना हम सबको उसके बारे में बताते हैं, देखना कोई पहली बार में तो हमारी बात पर भरोसा ही नहीं करेगा, देख लेना। वही अभिमान कुछ सोचते हुए बोलता है, नहीं आयुष्मान अभी नहीं, अभी हमने उससे इस बारे में कोई बात भी नहीं करी है और वो हमारे साथ रहना चाहती है या नहीं, इसलिए घर वालों को बताने से पहले हमें इस बारे में उससे बात करनी चाहिए। वही आयुष्मान अपने भाई की बात से सहमत था, इसलिए वो भी बोलता है, एक्चुअली भाई यू आर राइट, घर वालों से पहले हमें उसको नॉर्मल भी करना होगा। अपने तो सब देखा ही है, लेकिन भाई अगर वो हमारे साथ नहीं आए तो आप तो उसकी कंडीशन जानते ही हो। वही अभिमान कुछ सोचते हुए बोलता है, ये सब बातों के बारे में हम बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले हम ये बात उससे करें कैसे, और अभी हो इस बारे में घर पर भी नहीं बता सकते हैं, वरना वही कुछ हेल्प कर देते। तभी दोनों के कान में एक आवाज पड़ी, क्या छुपा रहे हो आप दोनों? 55 चैप्टर 3। वही आयुष्मान अपने भाई की बात से सहमत था, इसलिए वो भी बोलता है, एक्चुअली भाई यू आर राइट, घर वालों से पहले हमें उसको नॉर्मल भी करना होगा। अपने तो सब देखा ही है, लेकिन भाई अगर वो हमारे साथ नहीं आए तो आप तो उसकी कंडीशन जानते ही हो। वही अभिमान कुछ सोचते हुए बोलता है, ये सब बातों के बारे में हम बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले हम ये बात उससे करें कैसे, और अभी हो इस बारे में घर पर भी नहीं बता सकते हैं, वरना वही कुछ हेल्प कर देते। तभी दोनों के कान में एक आवाज पड़ी, क्या छुपा रहे हो आप दोनों? अब आगे ये आवाज माधव जी और राघव की थी। वो पापा के डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी के लिए दोनों को बोलने आने वाले थे, क्योंकि उनका ऐसे बाहर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि सिंघानिया फैमिली के बहुत सारे दुश्मन हैं। लेकिन बाहर आकर उन्होंने अभिमान और आयुष्मान की बातें सुनी तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए माधव जी खुद को पूछने से रोक नहीं पाए। वही राघव जी भी दोनों को सवालिया नजरों से देख रहे थे। वही अभिमान भी बिना ज्यादा सच छुपाए हुए दोनों को सब बता देता है। वही जैसे जैसे वो अभिमान की बात सुन रहे थे वैसे वैसे उसके चेहरे पर खुशी दिख रही थी, लेकिन आगे की बात सुनकर दोनों टेंशन में आ गए थे। राघव जी तो खुद को संभाल ही नहीं पा रहे थे, उसके पैरों ने भी उनका साथ छोड़ दिया, वो गिरने वाले ही थे। उन तीनों से उन्हें जैसे तैसे करके संभाल, और आयुष्मान तुरंत उनके लिए पानी लेकर आया। उन्होंने थोड़ा पानी पिया और जैसे तैसे करके थोड़ा रिलैक्स हुए, लेकिन अभी भी उनकी आंखें नम थी। वो हिम्मत करके अपने भाई से बोलते हैं, भाई साहब मेरी प्रिंसेस जिंदा है, मेरी बच्ची, मेरी जिंदगी। इसके साथ वो रोने लगे। उनकी ऐसी हालत देखकर सबकी आंखें नम हो गई थी, वही आयुष्मान की भी आंखें नम हो गई थी। अपने पापा की ऐसे हालत देखकर उसने उन्हें कभी ऐसे टूटते नहीं देखा था। वो जाकर उनके गले लग जाता है और उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उन्हें शांत करते हुए बोलता है, पापा प्रिंसेस अब ठीक है और हमारे पास है, अब हम उसे अपने साथ घर ले चलेंगे और उसे कभी कुछ नहीं होने देंगे। वही माधव जी भी अपने भाई को शांत करते हुए बोलते हैं, तुम यही ऐसे ही छोटे बच्चों की तरह रोते रहो, मैं जा रहा हूँ अपनी प्रिंसेस से मिलने, उससे सबसे पहले तो मैं ही मिलूंगा।
वही ये सुनकर राघव जी तुरंत शांत होते हैं और बोलते हैं, नहीं, अपनी प्रिंसेस को सबसे पहले मैं देखूंगा। अभिमान, मुझे मेरी प्रिंसेस के पास लेकर चलो अभी। वही माधव जी जब अपने भाई को शांत देखते हैं तब जाकर उन्हें शांति मिलती है, क्योंकि वो जानते थे भले ही उनका भाई कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो एक अलग इंसान बन जाता था। लेकिन जब से उन्होंने अपनी बेटी को खोया था, उन्होंने अपने भाई की ये साइड खो ही दी थी जो इतने सालों बाद उन्हें देखने को मिल रही थी। वही अभिमान और आयुष्मान तो हैरान थे अपने पापा की ये साइड देखकर जो सिर्फ उनकी प्रिंसेस के लिए थी, लेकिन वो अपने ख्यालों को झटकते हैं और माधव जी और राघव जी को वहां से लेकर आयशा के रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। वही रूम के बाहर खड़े होकर गेट को थोड़ी देर देखते हैं, लेकिन उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्हें लग रहा था ये कोई सपना है और वो जल्दी ही टूट जाएगा। थोड़ी देर बाद राघव जी खुद को शांत करते हैं और गेट खोलते हैं। इस वक्त उनके हाथ कांप रहे थे। वही अपने भाई की ऐसी हालत देखकर माधव जी उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उन्हें शांत करने में मदद करते हैं। वही राघव जी धीरे से गेट खोलते हैं और अंदर आते हैं और उनके पीछे माधव जी, अभिमान और आयुष्मान भी अंदर आते हैं। वही अंदर आते हैं राघव जी बेड की तरफ बढ़ गए और बेड पर लेटी आयशा को देखने लगते हैं। उन्हें को किसी सपने की तरफ लग रही थी, जैसे अगर उन्होंने उसे छुआ तो वो कहीं गायब हो जाएगी। वो आयशा के पास बैठ जाते हैं और एकटक अपनी प्रिंसेस को देखने लगते हैं। वो उसे देखते हुए बोलते हैं, भाई प्रिंसेस मुझ पर गई है ना, देखो इसका फेस बहुत हद तक मुझसे मिलता है। वही माधव जी उन्हें चिढ़ाते हुए बोलते हैं, मजाक करना बंद करो, प्रिंसेस बिल्कुल भावना की तरफ दिखती है, बस आंखें पता नहीं किस पर गई होगी। वही राघव अपने भाई की बात सुनकर सच में चिढ़ गया था, लेकिन उन्होंने एक बार भी अपनी नजरें अपनी प्रिंसेस से नहीं हटाई थी। वही हाल माधव जी, अभिमान और आयुष्मान का था। वही माधव जी आयशा को देखते हुए बोलते हैं, देखो ना राघव, हमारी प्रिंसेस बिल्कुल किसी देवी की तरह ही है, वही तेज है इनके चेहरे पर। हमें घर पर सबको आयशा के बारे में बता देना चाहिए, इससे पहले आयशा को होश आए, उन्हें भी सच जानने का हक है। तभी अभिमान बोलता है, पापा आप टेंशन मत लीजिए, वैसे भी दादी को डिस्चार्ज मिल ही गया है और फूफा जी उनके साथ हैं, तो मैं सबको यही आने को बोल देता हूँ। ये बोल वो अपना फोन निकाल कर सबको आयशा के रूम में आने को बोल देते हैं। वही आयुष्मान राघव जी के पास जाता है और उनसे बोलता है, पापा संभालिए अपने आप को, अगर आप ही ऐसे टूट जाएंगे तो हमारी प्रिंसेस को कौन संभालेगा, वैसे भी उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, उसे हमारी जरूरत है। वही ये सुनकर राघव जी खुद को शांत करते हैं।